किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ किसान समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की कॉफी की लोकप्रियता पर की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कॉफी को दुनिया भर में बन रही है अलग पहचान। पूर्वोत्तर राज्यों की कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ने की सराहना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र वेल्लोर का किया दौरा। कृषि मंत्री ने किसानों से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय दलहन मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी पहलों पर की चर्चा। हरियाणा में गन्ने के रेट में बढ़ोतरी पर किसानों में खुशी की लहर। किसान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गन्ने की पुली भेंट कर अपनी खुशी कर रहे हैं प्रकट। ये निर्णय राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए लाया है नई ऊर्जा और उत्साह। देश में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट की संभावना। मैदानी राज्यों में सर्दी में इजाफा होने का पूर्वानुमान। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वदेशी का मंत्र देते आए हैं और स्वदेशी की बात करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कॉफी की चर्चा की, जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की चर्चा करते हुए गुजरात के एकता नगर में होने वाली एकता दिवस परेड में भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन देखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हमारी संस्कृति और हमारे देश के कई पहलू सामने उभर कर आते हैं। प्रधानमंत्री का जोर वोकल फॉर लोकल पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का चाय से जुड़ाव तो जग जाहिर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में उत्पादित होने वाली कॉफी की चर्चा की। अराकू कॉफी की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कोरापुट कॉफी की चर्चा की है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। ओडिशा के कोरापुट में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कॉफी उत्पादन के काम में आ गए, जिससे उन्हें सम्मान और सफलता दोनों हासिल हुई। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। भारत की कॉफी की दुनिया भर में पहचान बन रही है। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है।
मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के श्वान की बात की। उन्होंने देशवासियों और सुरक्षा बलों से भारतीय नस्ल के श्वानों को अपनाने की अपील की थी, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने जहां अपने दस्ते में इनकी संख्या बढ़ाई है, वहीं इन्हें तकनीक और नवाचार के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएसएफ द्वारा श्वानों को विदेशी नाम देने के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा और भारतीय नस्ल के श्वानों के अद्भुत साहस का भी जिक्र किया। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के एक देसी श्वान ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में नवाचार वाले विचारों पर काम होने का जिक्र किया। उन्होंने सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे व्यक्ति और समूहों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की, जिससे कि देश और नागरिकों के बारे में कई नए पहलू वे अपने कार्यक्रम के जरिए साझा कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र वेल्लोर का दौरा किया। ये दौरा देश भर में कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति और एक देश एक टीम की एकजुटता का प्रतीक है। यहाँ मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राष्ट्रीय दलहन मिशन, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन प्लेसेस फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर तथा कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी अन्य पहलों के बारे में चर्चा की। कृषि मंत्री ने वेल्लोर में प्रगतिशील किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं से संवाद करने के साथ ही क्षेत्र की उपलब्धियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने केवीके वेल्लोर द्वारा विकसित वाइल्ड बोअर रिपेलेंट जैसी अभिनव तकनीक की सराहना की, जिसने किसानों को जंगली सुअरों से फसल सुरक्षा के लिए व्यवहारिक समाधान प्रदान किया है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये प्रदर्शनी नवाचार और मूल्यवर्धित उत्पादों पर आधारित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हाल ही में गन्ने के दाम में बढ़ोतरी किए जाने के फैसले को लेकर किसानों में अपार हर्ष का माहौल है। विशेष रूप से गन्ना बाहुल्य जिलों के किसानों और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को दीपावली का तोहफा बताया है। किसान मुख्यमंत्री को गन्ने की पुली भेंट कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होते ही किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य यानी कि एसएपी में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। गौरतलब है कि अब हरियाणा में गन्ने की अगली किस्म का मूल्य 400 रुपये से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती किस्म का मूल्य 393 रुपये से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये फैसला न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने वालों में कैथल और करनाल जिलों के किसान मोर्चा के सदस्य एवं महिला गन्ना उत्पादक किसान भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। किसानों ने कहा कि यह निर्णय राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आया है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए इस वर्ष 8,53,911 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में लगभग 69,000 अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। धान उपार्जन के लिए 8,47,830, ज्वार के लिए 2,601
और बाजरा के लिए 5,545 किसानों ने पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये, ज्वार का 3,699 और बाजरा का 2,775 रुपये है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर और MP किसान ऐप पर भी की गई थी। धान उपार्जन के लिए 8,47,830, ज्वार के लिए 2,601 और बाजरा के लिए 5,545 किसानों ने पंजीयन कराया है। देश के चौतरफा हिस्सों में मौसम बदलाव के संकेत दे रहा है। पहाड़ों पर यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट की संभावना है, तो वहीं मैदानी राज्यों में सर्दी में इजाफा होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न वायुदाब का एक नया क्षेत्र बनने से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं IMD के अनुसार केरल में अगले 5 दिनों में बहुत भारी बारिश की आशंका के चलते पूरे राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के अनुसार 25 से 28 अक्टूबर तक कई जिलों में 24 घंटों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। बात भावांतर योजना की करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस डिफिशिट स्कीम के तहत संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन बेच सकेंगे। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य और मॉडल प्राइस की भावांतर की राशि का भुगतान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मंडी समिति में किसानों द्वारा अपनी सोयाबीन उपज नीलामी किए जाने के उपरांत व्यापारी द्वारा राशि का भुगतान उसी दिन किसान को किया जाएगा। किसानों को शासन द्वारा देय भावांतर राशि का भुगतान समय सीमा में करने के लिए मंडी बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत मंडी बोर्ड पर किसी तरह का अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा। और कहते हैं जहां चाह वहां राह, इस कहावत को चरितार्थ किया है उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसानों ने, जो बिहार के सहरसा जिले के बलुआहा पुल के नीचे से नेपाल तक कोसी के किनारे बालू पर तरबूज, ककड़ी, खीरा और कद्दू की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोसी नदी हर साल बाढ़ के समय अपने साथ बालू और मिट्टी लेकर आती है। जब नदी की धारा कम हो जाती है तो सिर्फ बालू ही किनारे में बचता है, जिसके कारण वहाँ कुछ भी उपज नहीं हो पाती। लेकिन उत्तर प्रदेश से आए किसान इस बालू पर खेती करके हजारों रुपए कमा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के किसान नवंबर महीने में सहरसा, सुपौल आते हैं और महिषी प्रखंड के बलुआहा से नेपाल तक वे लोग कोसी के किनारे बालू पर अपना आशियाना बनाकर परिवार के साथ तरबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरे की खेती करते हैं। किसानों का कहना है कि नवंबर महीने में हम लोग बीज डालते हैं और ये फसल अप्रैल महीने में निकलना शुरू हो जाती है। कद्दू, ककड़ी, खीरा ये सब्जी सहरसा, सुपौल के मंडी में ही बिक जाती है, जबकि तरबूज की मांग इतनी है कि वो बिहार के बाहर असम, दिल्ली, अगरतला, कोलकाता सहित नेपाल के काठमांडू तक जाता है। देश के अन्य मंडियों में भी ये जाता है। किसानों का कहना है कि कोसी के किनारे की तरबूज की मांग काफी ज्यादा है। सहरसा यूपी से आए हैं, बलवा पुल के नीचे सहरसा कोसी नदी पे खेती कर रहे हैं तरबूज वाला। यहाँ से लगा कर नेपाल तक का खेती है तरबूज का। अभी फल नहीं टूटा, 15 दिन के बाद टूटेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज यहाँ के लोगों को यूपी के किसानों से सीख लेनी चाहिए, जो आज यहाँ कोसी के किनारे सपरिवार रहकर तरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू, कदीमा की खेती कोसी नदी की बालू पे करते हैं और हजारों रुपए कमाते हैं। यहाँ पर लगभग करीबन 700-800 एकड़ जमीन में फीट तरबूज, कद्दू की है
कदीमा जिसको बिहार के भाषा में कहते हैं, खीरा कहते हैं, बतिया कहते हैं। ये बालू की ढेर है जिस पर ये सोने की भाव की कीमत में उपजा करके अपना 2 पैसा कमा रहे हैं। यहाँ के लोग को भी सीख दिया है कि देखिए किस तरह से खेती किया जाता है। अगर आप लोग भी इस तरह का खेती करें तो यहाँ की गरीबी बहुत दूर भाग जाएगी। अगर यहाँ स्थानीय लोग इस तरह से खेती करना शुरू कर दें तो उन्हें अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर के मंडी भाव। शनिवार को जालंधर कैंट और कोटा मंडी में धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला, जबकि सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान धान के सौदे नरमी के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जालंधर कैंट मंडी में 24 अक्टूबर को धान का भाव था 2389 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और धान 2389 रुपए पर ही बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 24 और 25 अक्टूबर को धान 2380 रुपए पर बिकी। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में धान के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 अक्टूबर को धान का भाव था 2725 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदे 65 रुपए नरम होकर 2660 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में धान के भाव में तेजी देखने को मिली और यहां धान 25 अक्टूबर को 10 रुपए चढ़कर 2310 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहां की इलाहाबाद मंडी में शनिवार को धान का भाव था 2140 रुपए। बदायूं मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। लखीमपुर मंडी में धान 1820 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में धान के सौदे 2250 रुपए पर हुए। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1 करोड़ 62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का अमेरिकी डॉलर में 5,837 मिलियन डॉलर मूल्य आंका गया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 11 लाख 16 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की शाहाबाद मंडी में बीते शुक्रवार लहसुन का भाव था 5,450 रुपए। शनिवार के दिन इसके भाव में 2,050 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 अक्टूबर को लहसुन 9,500 रुपए पर बिकी। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 24 अक्टूबर को यहां लहसुन का भाव रहा 8,500 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदे 1,500 रुपए नरम होकर 7,000 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहां 24 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 3,400 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदों में 110 रुपए की सुस्ती आई और भाव हो गया 3,290 रुपए। लहसुन के निर्यात को देखें तो इस साल देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि लहसुन का निर्यात साल 2024-25 में घटकर 43,959 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात रहा था 73,950 रुपए। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान शरद ऋतु में जल्द पकने वाली गन्ने की किस्मों की बुवाई करें। साथ ही यहां के किसान अभी के समय रबी मक्का, सरसों और मटर की बुवाई भी कर लें। उत्तर प्रदेश में मटर, लहसुन, फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुवाई की जा सकती है।
यहाँ के किसान धान की फूल आने की अवस्था के दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान शिमला मिर्च और टमाटर की बुवाई कर लें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आलू की बुवाई भी जारी रखें। उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं राजस्थान के किसान परिपक्व बाजरा, मूंग और उड़द की फसलों की कटाई करें। साथ ही राजस्थान में चना और सरसों की बुवाई भी कर सकते हैं। राजस्थान के किसान खजूर, किन्नू, संतरा और नींबू के बागों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। बात करें बिहार की तो दक्षिण बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में जल्दी बोई गई मक्का की कटाई करें। वहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में भी मक्का की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बिहार के किसान अभी के समय सरसों, लहसुन और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। बिहार के किसान सितंबर में बोई गई अरहर की फसल में निराई करें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जी फसलों में भी जरूरत के अनुसार निराई का काम कर सकते हैं। वहीं ओडिशा के किसान सूरजमुखी और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही ओडिशा में मटर की बुवाई के लिए भी मौसम अनुकूल है। इस समय ओडिशा के किसान गाजर और मूली की बुवाई कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। ओडिशा के किसान रबी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी का भी खास ख्याल रखें। इसके अलावा ओडिशा के किसान धान के फूल आने और दाने भरने की अवस्था में पर्याप्त मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये तो हुई खेती किसानी की बात, लेकिन इसके साथ साथ आइए अब नज़र डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारे खास सेगमेंट खास खबर में। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। भारतीय सेना ने 79वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 का किया आयोजन। दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 किलोमीटर लंबी शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। फिट इंडिया अभियान के तहत देश के अलग अलग शहरों में संडेज ऑन साइकिल का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घाटों को सजाते हुए नजर आ रहे हैं।
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठ पर्व की बधाइयां दी हैं। उन्होंने बताया कि अपने सरकारी आवास पर पूजा के लिए छठ घाट बनाया गया है। और इसके साथ ही किसान समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। डीडी किसान का खेती बाड़ी घाटे का सौदा है कि अभी फायदा? नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये कठपुतलियां दे रही हैं एक जरूरी संदेश, स्वस्थ रहने का, अच्छा खाने का। बड़वानी में यदि देखें तो कुपोषण सबसे ज़्यादा है, और वो कुपोषण दूर होगा जब हमारे गांव में गर्भवती महिला के यहाँ, धात्री महिला के यहाँ, किशोरी बालिका के यहाँ छोटी छोटी पोषण वाटिकाएं होगी, और वो जैविक पद्धति से हम लोगों ने शुरुआत करवाई। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी।
मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।